1947 में भारत को आज़ादी तो मिल गई, पर ऐसे कौन से एरियाज थे जो भारत की टेरिटरी के अंडर आ रहे थे लेकिन फिर भी भारत का पार्ट नहीं बन पाए थे, क्योंकि यहाँ से इंग्लिश पैरामाउंटेंसी खत्म हुई थी, जबकि और औपनिवेशिक शासक यानी और फॉरेन पावर्स थी जिनके अंडर में वो एरियाज थे। आखिर कौन कौन से एरियाज थे और हमने बाद में कैसे उनको कैप्चर किया, इस वीडियो में देखते हैं। नमस्ते, हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी की सीरीज में ये चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और इस चैप्टर में हम अब देख रहे हैं कि कैसे आज़ादी के बाद यूनियन, इट्स टेरिटरीज एंड स्टेट्स बनते चले गए। अभी तक हमने देखा था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 के बाद 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज तो बन गई हैं, और उसके बाद गुजरात 15th स्टेट ऑफ इंडिया भी बन गया था। अब देखते हैं कि दादर एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव और पुडुचेरी कैसे इंडिया का पार्ट बनते गए। दादर एंड नगर हवेली, गोवा और दमन और दीव थे पोर्टुगीज पावर के अंडर, जबकि पुडुचेरी था फ्रेंच गवर्नमेंट के अंडर। पुडुचेरी आता था फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट्स के अंडर। पुडुचेरी के कौन कौन से एरिया? पुडुचेरी, करैकाल, माहे एंड यमन, ये एरियाज आते थे फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट्स के अंडर, जिनको 1954 तक फ्रेंच गवर्नमेंट ने हैंडेड ओवर कर दिया इंडियन गवर्नमेंट को, उनको हैंड ओवर कर दिया, और धीरे धीरे करके हमने उसको एक्वायर टेरिटरी रखा कुछ टाइम के लिए 1962 तक, और फिर हमने 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाई और फिर पुडुचेरी को हमने एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, जो आज भी एक यूनियन टेरिटरी है। ये रही इसकी लोकेशन। अब बात करते हैं उन टेरिटरीज की जो पुडुचेरी के अंडर आती थी, उनकी लोकेशन को देख लेते हैं। ये रही माहे की लोकेशन, कराईकाल, पुडुचेरी और यमन, जो फ्रेंच गवर्नमेंट के अंडर आते थे। अब बात करते हैं पुर्तगालियों की यानी पोर्टुगीज की। अंग्रेजों के जाने के बाद भी उनका जिन भी एरियाज पे कंट्रोल था, पुर्तगाल गवर्नमेंट उसको नहीं छोड़ना चाहती थी, वो कभी इंडिया को नहीं देना चाहते थे। उन्होंने इंटरनेशनल फॉर्म्स में भी ये बात बोली कि ये टेरिटरी हमसे बिलोंग करती है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी ये मामला गया, और वो भी कहते थे कि ये सोवरेन टेरिटरी है पुर्तगाल की। काफ़ी टाइम तक उन्होंने, जब हमने ले भी ली, उस तक भी नहीं माना, और अब तो मानते हैं। आज भी कुछ लोगों के पास वहाँ पे पुर्तगाली पासपोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। मई 1498 में वास्को डी गामा जब भारत आया तो उसने समुद्री मार्ग की खोज कर दी भारत तक, और उसके बाद पोर्टुगीज पावर इंडिया में बढ़ने लग पड़ी, ज़्यादातर इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर। महाराष्ट्र और गुजरात के सेपरेशन वाली वीडियो में भी हमने ये बात को समझा था। धीरे धीरे 1780s तक पोर्टुगीज रूल स्टार्ट होता है दादर और नगर हवेली में। तब आसपास इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी मराठा पावर, क्योंकि वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। अल्टीमेटली धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से अल्टीमेटली 1880 तक मराठा पावर्स हारती चली गई, और अंग्रेज़ों को भी कभी ज़्यादा दादर और नगर हवेली वाले एरियाज में इंटरेस्ट रहा नहीं। 1885 तक ही सिलवासा को एज अ हेड ऑफ द एरिया बनाने लग पड़े, और धीरे धीरे सिलवासा की भी इम्पोर्टेंस बढ़ती चली गई। फिर इंडियंस आज़ादी में और ब्रिटिशर्स आज़ादी के मेजर्स को काउंटर करने में बिजी हो गए, और इन एरियाज पे ज़्यादा ध्यान कभी गया नहीं। बाद में 1947 में आज़ाद तो हो गया देश, मगर कुछ एरिया पुर्तगाली पावर के अंदर ही रह गए। फिर शुरू हुई गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली को आज़ाद करवाने की लड़ाई। 1946-47 के टाइम पे जब राम मनोहर लोहिया दादर और नगर हवेली वाले एरिया में आए, तो उन्होंने देखा कि एक्चुअली में यहाँ पे कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट है, ये पुर्तगाली और ज़्यादा परेशान करते हैं लोगों को, तो इसको भी आज़ाद करवाने की ज़्यादा ज़रूरत हुई। 1948 में इसके ऊपर काम भी शुरू हो गया। धीरे धीरे यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवास, UFG या नेशनल मूवमेंट लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन NMLO एंड आज़ाद गोमांतक दल, इन सब के वॉलंटियर्स के मिले जुले प्रयासों से इन्होंने अब लिबरेशन की लड़ाई शुरू कर दी। इसमें एक बहुत बड़ा रोल था एक टाइम में बैंक ऑफिसर रहे आत्माराम नरसिंह करमकार का, जिन्हें लोग आराम से या प्यार से अप्पा साहेब करमकार भी बोला करते थे। वो एक बैंक ऑफिसर थे और गोवा को आज़ाद करवाना चाहते थे, लेकिन गोवा की आज़ादी के टाइम पे उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि दादर और नगर हवेली को आज़ाद किए बिना गोवा को आज़ाद नहीं करवाया जा सकता। तो 1954 में ये भी लिबरेशन वॉर में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग पड़े। UFG, NMLO और आज़ाद गोमांतक दल ने 1954 में सीधा पुलिस स्टेशन कैप्चर करना शुरू किए। उन्होंने काफ़ी पुलिस स्टेशन कैप्चर किए। 22 जुलाई 1954 में पुलिस स्टेशन जैसे कैप्चर किया गया, तो उन्होंने काफ़ी एरियाज़ को कैप्चर किया, और धीरे धीरे अगस्त 2 1954 को सिलवासा को भी फाइनली कैप्चर कर लिया गया और लिबरेशन डिक्लेयर कर दी गई दादर और नगर हवेली की।
अब प्रॉब्लम ये थी कि हम डायरेक्टली इसको इंडियन यूनियन में शामिल नहीं कर सकते थे। उस टाइम पर हम डायरेक्टली शामिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको याद होगा कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में मर्ज हुई उनके ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने साइन किया था, जिसके हिसाब से वो अपनी इच्छा से इंडियन स्टेट में शामिल होना चाहते थे। तो अब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन किससे करवाया जाए? तो हमने काफी टाइम तक यानी 1954 से लेके 61 तक यानी लगभग 6-7 साल तक इसको एक डी फैक्टो स्टेट की तरह बनाए रखा, जिसे फ्री दादर एंड नगर हवेली कहा जाता था। यहाँ पर एक लोकल बॉडी थी जिसे लोग वरिष्ठ पंचायत कहते थे, वो रूल करती थी। अब यहाँ बात ये समझने वाली है कि वहां पर पोर्टुगीज रूल कर रहे थे, मतलब कोई और रूल कर रहे थे। वहां के लोगों ने मिलके खुद लिबरेशन की एक जंग लड़ी और उनको खदेड़ दिया। अब पोर्टुगीज इंटरनेशनल फॉर्म्स पे बोल रहे हैं कि वो हमारी टेरिटरी और इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प से उन लोगों ने हमसे छीन ली है, और ये गलत है। इंटरनेशनल फॉर्म्स में भी जब ये मामला उठाया गया तो जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने यही कहा कि वो सोवियन टेरिटरी है पुर्तगाल गवर्नमेंट की, ना कि इंडियन गवर्नमेंट की। तो हम अब डायरेक्टली उसको अपने अंडर तो ले नहीं सकते थे, तो इसलिए हमने उसको डिफेक्टो स्टेट बना के रखा। लेकिन 1961 तक, अब 1947 जैसे हालात तो रह ही नहीं थे, अब हम थोड़ा और स्ट्रांग थे, आर्मी स्ट्रांग थी हमारी, तो हमने ये सोचा कि अब हम गोवा को भी आज़ाद करवाएंगे और वहाँ पर हम पुलिस एक्शन कर देंगे, मतलब आर्मी को डायरेक्टली उतार देंगे। और उस ऑपरेशन का नाम हमने दिया था ऑपरेशन विजय। तो इससे पहले हम ये भी देख सकते थे कि हम दादर और नगर हवेली को भी करवा सकते हैं, पर कैसे करवाया जाए, तरकीब क्या निकाली जाए। तो एक बहुत अच्छी तरकीब निकाली गई, एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया गया KG बडलानी को। अब ये कैसे हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनिए। दादर नगर हवेली में वरिष्ठ पंचायत काम कर रही है। अब वरिष्ठ पंचायत अगर लोगों को चूज कर रही है तो वो अपने हेड के लीडर के रूप में चूज कर रही है, क्योंकि वो लोग वहाँ के हेड हैं। तो उन्होंने क्या, वो लोग वहाँ के जनता है, तो उन्होंने क्या किया कि वरिष्ठ पंचायत ने चूज कर लिया KG बडलानी को, जो एक IAS ऑफिसर थे, उन्हें अपना प्रधानमंत्री चूज कर लिया। अब जब वो दादर नगर हवेली के हेड हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक अलग कंट्री की तरह से है दादर और नगर हवेली, तो अब उनकी मर्जी की वो क्या करे। तो फिर उन्होंने साइन कर दिया एग्रीमेंट, किसके साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया। और फॉर्मली ये मर्ज हो गई दादर और नगर हवेली इंडिया के साथ, क्योंकि वो अपनी इच्छा से एग्रीमेंट साइन करके वो इंडियन यूनियन में शामिल हो गए। तो जितने प्रॉब्लम्स हैं उतनी सोल्यूशंस भी हैं। फिर तभी टाइम वेस्ट किए बिना पार्लियामेंट ने लेके आ गए 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 और हमने दादरा नगर हवेली को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। पर पुर्तगाल इस बात को मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, उन्होंने इंटरनेशनली इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन बाद में बहुत सालों बाद 31 दिसंबर 1974 में जाकर उन्होंने इंडिया के साथ में एक एग्रीमेंट को साइन कर लिया। उन्होंने बोल दिया कि गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली जो भी है वो इंडिया की सोवरेन टेरिटरीज हैं, कोई और ऑप्शन भी नहीं था। तो 1961 में जब ये सब कुछ हुआ कि एक दिन के लिए PM चूज किया गया और फिर उन्होंने साइन किया, तो 1961 में दूसरी तरफ हमने गोवा, दमन एंड दीव में ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया, आर्मी को उतारा। उन्होंने बहुत जल्दी कैप्चर किया एरियाज को और 14 साल बाद, आज़ादी के 14 साल बाद गोवा को, दमन एंड दीव को इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया बाय द मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन। अब गोवा पोर्टुगीज के कब्जे में आया था 1510 में, तो 1510 से लेके आज तक यानी 1961 तक लगभग 450 साल तक शासन किया था। तो आपको किसी भी एग्जाम में आए कि कौन सी ऐसी फॉरेन पावर थी जो सबसे पहले इंडिया आई थी, तो वो पोर्टुगीज थे। सबसे लास्ट में कौन गई थी, वो भी पोर्टुगीज थे। तो फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 31 दिसंबर 1974 को इंडिया और पोर्टुगल ने साइन कर लिया और पोर्टुगल ने मान लिया कि गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली ये जो हैं वो इंडिया की अपनी सोवरेन टेरिटरीज हैं। और फिर हमारे और पोर्टुगल के बीच में जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो भी अच्छे हो गए। 2019 दिसंबर में हमने क्या किया कि जो दादर नगर हवेली है और दमन और दीव है, ये छोटे छोटे एरियाज हैं, तो इनको मिक्स करके अलग अलग यूनियन टेरिटरी क्यों बनाना। तो हमने 26 जनवरी 2020 को फाइनली इनको एक ही यूनियन टेरिटरी बना दी। मतलब दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट ने पास किया, तो 26 जनवरी 2020 को हमने इसको फाइनली एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली एक ही यूनियन टेरिटरी है। अब हमने पिछली वीडियोस में जो पढ़ा था उसको जल्दी से यहाँ पर अप्लाई करते हैं। आर्टिकल 1 बोलते हैं इंडिया का नाम क्या है, स्टेट्स का नाम क्या है। तो जब भी अगर हमने ये दमन दीव और दादर नगर हवेली को मर्ज किया तो ये आर्टिकल 1 में ऐड हो जाएगा, शेड्यूल 1 में भी और आर्टिकल 1 में भी। और हमने ऐसा किया क्यों, मर्ज कैसे कर सकते हैं हम कर सकते हैं इसको सिंपल मेजोरिटी से। कहाँ लिखा है, आर्टिकल 4 के अंदर, ये हमने पिछली सीरीज में पढ़ा था। आर्टिकल 4 के अंदर ये लिखा हुआ है कि हम इसको नाम चेंज करना हो, कुछ भी करना हो, मर्ज करना हो, तो हम उसको सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। ये कैसे किया, आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है।
आर्टिकल 4 में लिखा है कि हम इसे सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कर कैसे सकते हैं? आर्टिकल 3 में लिखा है, आर्टिकल 3 में लिखा है कि जो भी इंटरनल बाउंड्री के अंदर है इंडिया की, हम उसको जोड़ तोड़ के कुछ भी कर सकते हैं, तो हम उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसको ऑल्टर कर सकते हैं, आर्टिकल 3 लिखता है। लेकिन जब हमने गोवा को या दमन एंड दीव को या इन सब चीज़ों को अपना पार्ट बनाया, तो हमने एक फॉरेन टेरिटरी को अपने अंदर लेके आए, और ये सब हमने कैसे किया, ये आर्टिकल 2 में मेंशन है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और ये भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये टेरिटरीज हमारे इंडिया का पार्ट बनी, और 1947 जब हमें आज़ादी मिली थी तब ये इंडिया का पार्ट नहीं थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नागालैंड कैसे बना। टिल देन, थैंक यू।